इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हमारा फोकस एक बहुत ही ज़बरदस्त, ऑब्जेक्टिव और हिस्टोरिकल एनालिसिस पर है। हम देखेंगे कि किस तरह एक सियासी जमात हाशिए पर होने से निकलकर एक इंतहाई मजबूत और डोमिनेंट स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए यह वाकई एक क्लासिक केस स्टडी है। आज के हमारे सिलेबस में हम 4 दहाइयों की इंतखाबी हिकमत अमलियों का जायजा लेंगे। शुरुआती आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से लेकर मॉडर्न डेटा ड्रिवन कैंपेन्स तक हम ये सारे अहम पहलू कवर करने वाले हैं। तो सोचने वाली बात यह है, एक सियासी पार्टी महज 2 नशिस्तों से सीधा मुकम्मल अक्सरियत तक कैसे पहुंच जाती है? क्या ये कोई जादू था? जी नहीं। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें सिर्फ नंबर्स नहीं देखने, बल्कि इसके पीछे छिपी वोटर्स के रवैयों की मैकेनिक्स और गहरी नफ्सियाती हिकमत अमली को समझना होगा। चलें सबसे पहले बात करते हैं इब्तदाई सालों की, जहां वोटर्स को जज्बाती तौर पर मुतहर्रिक किया गया। 1984 में सिर्फ 2 नशिस्तें और फिर 1996 तक आते आते 161 नशिस्तें। ये जंप हैरानकुन है। दरअसल 1984 के इंतखाबात के बाद एक ज़बरदस्त इंटरनल डिबेट शुरू हुई, जिसने पार्टी का रुख खालिस्तान माशी बयानिए से हटाकर शनाख्ती और मजहबी सियासत की तरफ मोड़ दिया। 1990 की रथ यात्रा ने मजहबी जज्बात को एक ऐसे मजबूत वोटिंग ब्लॉक में तब्दील कर दिया जिसके नताइज बराह रास्त इलेक्शंस में नजर आए। ये वाकई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इत्तेहादी हरकियात यानी वाजपेयी का दौर। 90 की दहाई में इतनी नशिस्तें जीतने के बावजूद एब्सोल्यूट पावर अभी भी दूर थी। इस दौर की साख्ती हुदूद को समझने के लिए हमें अटल बिहारी वाजपेयी की कंसेंसस ड्रिवन लीडरशिप को देखना होगा, जो इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने के लिए बहुत ज़रूरी थी। और फिर इसे कंपेयर करें बाद के सालों में नरेंद्र मोदी की इंतहाई सेंट्रलाइज्ड और गालिब पार्टी की बालादस्ती के साथ। ये कॉन्ट्रास्ट हमें क़यादत के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज दिखाता है। हमारा तीसरा सेक्शन है 2004 से 2014 तक का दरमियानी वक्फा। नई सदी का ये इब्तदाई दौर पॉलिटिकल मैसेजिंग की नाकामी की एक मास्टर क्लास है। एक तरफ 2004 की इंडिया शाइनिंग मोहम्मद थी, जो देही और ज़मीनी माशी हकाइक को समझने में पूरी तरह नाकाम रही, और दूसरी तरफ इसके बाद आने वाली अपोजिशन की हुकूमत को संगीन करप्शन स्कैंडल्स जैसे 2G और कॉमनवेल्थ गेम्स और एक कमज़ोर क़यादत के तासुर का सामना करना पड़ा। इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा खला पैदा कर दिया। और यहां से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, 2014 के डेटा पर मबनी इंतखाबी मशीनरी। पॉलिटिक्स में एक हकीकी पैराडाइम शिफ्ट तब आया जब रिवायती इंतखाबी हिकमत अमली एक इंतहाई प्रोफेशनल कॉर्पोरेट टर्स के वार रूम में बदल गई। 2013 में एक मुखालिफ रहनुमा का ये तंज कि वो कभी वजीर आज़म नहीं बन सकते बल्कि चाय बेच सकते हैं, एक ज़बरदस्त हथियार बन गया। कैंपेन स्ट्रैटेजिस्ट ने बहुत ही शानदार तरीके से इस तौहीन को पलटा और इसे एक आम आदमी और क्लास आइडेंटिटी का इंतहाई मौसर बयानिया बना दिया। ये बिल्कुल कमाल का मूव था। प्रशांत किशोर की टीम ने जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट की, वो किसी कॉर्पोरेट प्रोडक्ट लॉन्च से कम नहीं था। पहला मरहला गैर फैसलाकुन वोटर्स की दर्जाबंदी करना, दूसरा मरहला उन लोगों को टारगेट करना जिन्हें कायल किया जा सकता था, और तीसरा मरहला अपने पक्के वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लेकर आना। ये सब कुछ बिल्कुल प्रिसाइज और डेटा ड्रिवन था। 5वें सेक्शन में हम बात करेंगे कि एक जदीद सियासी लीडर की ब्रांडिंग कैसे की जाती है। डेटा अपनी जगह, लेकिन इस कैंपेन ने एक ऐसा हमागीर पर्सनल ब्रांड बनाया जिसने रिवायती पार्टी स्ट्रक्चर को भी पीछे छोड़ दिया। लोहादान मुहिम इसकी एक क्लासिक मिसाल है। 6 लाख से जायद गांव से किसानों के पुराने औजार इकट्ठे किए गए। इसका मकसद सिर्फ लोहा जमा करना नहीं था, बल्कि लीडर के नाम को सरदार पटेल जैसी तारीखी शख्सियत के साथ जोड़ना और हर गांव में एक जज्बाती ताल्लुक पैदा करना था। और ये तब्दीली आप खुद महसूस कर सकते हैं। 1980 की दहाई में जहां मुहिमात का इन्हिसार फिजिकल रैलियों और रिवायती तरीक़ों पर था, वहीं 2014 में हमने एक ज़बरदस्त डिजिटल शिफ्ट देखा। 3D होलोग्राम्स और हज़ारों लाइव स्क्रीन्स पर चाय पे चर्चा ने सियासी राब्ते की पूरी डायनामिक्स ही बदल कर रख दी। हमारा छठा सेक्शन है फलाही स्कीमें और पार्टी की बालादस्ती। देखिए, 2014 जीतना तो सिर्फ पहला कदम था। इस बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए स्टेट आउटरीच को नए सिरे से डिजाइन किया गया। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और PM आवास योजना जैसी बड़ी फिलाई स्कीमों को लीडर की तस्वीरों के साथ ब्रांड किया गया। इस स्ट्रैटेजिक विजुअल ब्रांडिंग ने वोटर्स के जहनों में ऐसा तासुर कायम किया कि यह सारी सहूलियत सीधा एक ही लीडर की तरफ से आ रही हैं। इससे एक बहुत ही गहरा और ज़ाती कनेक्शन बिल्ट हुआ। फलाही कामों के साथ साथ दिहाइयों पुराने नजरियाती वादों की तकमील भी उतनी ही अहम थी। आर्टिकल 370 को हटाना और मंदिर की तामीर जैसे इकदामात ने पार्टी के बेस की वफादारी को इस कदर मजबूत कर दिया
कि बिखरी ऑपोजिशन अपोजिशन के लिए कोई मजबूत काउंटर बयानिया बनाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, मौजूदा सियासी मंजरनामे का जायजा। अगर हम इस हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन को देखें तो 1984 की महज 2 नशिस्तों से 2014 में 282 नशिस्तों की वो मॉन्यूमेंटल पीक एक मुकम्मल दास्तान है। लेकिन 2024 की हालिया साइकिल में हमें एक नुमाया रिकैलिब्रेशन नजर आती है, जहां ट्रेंड्स थोड़ा सा मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर रहे हैं। 2024 में सीटों का गिरकर 240 तक आना एक बहुत अहम इशारा है। ये इस बात की निशानदही करता है कि नौजवानों में बेरोजगारी और मईशत के हवाले से जो खदशात हैं वो अब इस कायमशुदा पॉलिटिकल नैरेटिव को चैलेंज करने लगे हैं, क्योंकि बिलाखिर कोई भी सियासी बयानिया हमेशा के लिए एक जैसा असर नहीं रखता। तो जाते जाते हमारे पास सोचने के लिए ये एक बहुत अहम सवाल है, क्या 2024 का ये नतीजा महज एक आर्जी इत्तेहादी शिफ्ट है या फिर ये एक बिल्कुल नए इंतखाबी दौर का आगाज़ है? पॉलिटिकल साइंस को समझने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि वोटर्स का रवैया आगे चलकर क्या शक्ल इख्तियार करता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस सेशन ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा।